गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यह CDP 2017 का एक्सटेट का क्वेश्चन पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था इसका कि जो वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है वो किस अवस्था के अंदर होता है। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिए हुए थे वो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे की अवस्थाओं के दिए हुए थे। तो जिसका सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी जो क्लासिफिकेशन बच्चे के अंदर आता है वो थर्ड स्टेज में आता है जीन पियाजे के मुताबिक। और जो थर्ड स्टेज होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसकी जो एज है वो 7 से 11 वर्ष है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो जीन पियाजे हैं उन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। और जो जीन पियाजे हैं उनकी कई फेमस बुक हैं, जिनमें से साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस और द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ये उनकी कुछ फेमस बुक्स हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों में नैतिक विकास का जो अध्ययन है वो किसने किया था। तो इसमें जो बहुत फेमस है नैतिक विकास का अध्ययन वो तो कोहलबर्ग का है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिए थे उसमें कोहलबर्ग भी था, जीन पियाजे भी था और थर्ड ऑप्शन में था ए व बी दोनों। तो कोहलबर्ग और जीन पियाजे दोनों ने ही बच्चे के अंदर नैतिक विकास का अध्ययन किया था। तो इसका आंसर जो था वो ऑप्शन नंबर सी था, ए एंड बी दोनों, यानी कोहलबर्ग व जीन पियाजे दोनों। अगर हम देखें इन दोनों में जो प्रसिद्ध है नैतिक विकास का अध्ययन वो कोहलबर्ग के द्वारा है, और जो स्टार्टिंग की गई थी बच्चों के अंदर नैतिक विकास के अध्ययन की वो पियाजे ने शुरू की थी सबसे पहले। तो सबसे पहले प्रथम टाइम जो किया गया था नैतिक विकास का अध्ययन बच्चों के अंदर वो पियाजे ने ही किया था, जीन पियाजे ने। नेक्स्ट है दीर्घावधि स्मृति, जो किसी कार्य को कैसे करें से जुड़ी है। अब कैसे करें यानी उसका प्रोसीजर क्या हो, ऐसी स्मृति को क्या कहा जाता है। ऐसी स्मृति को प्रोसीजरल मेमोरी यानी प्रक्रियात्मक स्मृति ही कहा जाता है। कैसे करें यानी उसको करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो इसका आंसर भी बिल्कुल यही है, प्रक्रियात्मक स्मृति, जिसमें ऑप्शन 4 दिए थे। एक प्रक्रियात्मक स्मृति था, एक एपिसोडिक था, एक तात्कालिक था और एक संविधि था। जिसका सही ऑप्शन क्या है, प्रक्रियात्मक स्मृति है। नेक्स्ट है सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया था। इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए थे स्पीयरमैन ने नहीं दिया, स्पीयरमैन ने दिया था द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत और त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत, जिसमें जनरल और स्पेशल फैक्टर दिए थे। बिने ने एक सेकंड ऑप्शन दिया था, बिने ने भी नहीं दिया था। ये बिने ने कौन सा दिया था, एक खंड सिद्धांत था बुद्धि का, थार्नडाइक ने भी ये नहीं दिया था। लेकिन इसका जो चौथा ऑप्शन है स्टर्नबर्ग, वो इसका सही आंसर है। सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत यानी ट्रायक्रिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी, स्टर्नबर्ग ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, स्टर्नबर्ग। पियाजे के अनुसार संवेदीगामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण या प्रतिनिधित्व की आयु कौन सी होती है। तो पियाजे ने 4 चरण दिए थे, उनमें से जो पहला चरण था वो कौन सा था, संवेदीगामक चरण था। और संवेदीगामक चरण को 6 उपचरणों में बांटा गया था, जिसके अंदर जो मानसिक निरूपण या प्रतिनिधित्व यानी मेंटल रिप्रेजेंटेशन की जो स्टेज होती है वो लास्ट चरण में यानी 6th चरण में आती है। और जो छठा चरण होता है वो कब से कब होता है, 18 माह से 2 वर्ष। तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन की एज 18 माह से 2 वर्ष के बीच में है, ये सही ऑप्शन है इसका। शिक्षक को प्रत्येक माह के आखिर में वेतन दिया जाना क्या कहलाता है। तो हर महीने के आखिरी में वह चीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यानी एक फिक्स इंटरवल के बाद किसी उसको बार बार रिपीट किया जा रहा है ना काम को। तो इसको क्या कहा जाता है, फिक्स टाइम है तो फिक्स इंटरवल हो गया। तो फिक्स इंटरवल ऑफ शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है ये, यानी स्थिर अंतराल है। नेक्स्ट है स्थिर अंतराल का ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, महीने के लास्ट में क्या दिया जाना, वेतन दिया जाना। नेक्स्ट है RPWD एक्ट 2016 के अनुसार, इसमें ना ये पूछा था कि 2016 के अनुसार कौन से इनमें से जो ऑप्शन है ना वो
उसके आवश्यकता विशेष आवश्यकता वाले बालक का उदाहरण नहीं है। तो इसमें एक था एसिड हमले के शिकार बच्चे, फिर मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित बच्चे, दृष्टि बाधित बालक या कोई नहीं। तो हमें पता है कि ये सारे क्या हैं, ये सारे विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं। तो इसका आंसर था इनमें से कोई भी नहीं, यानी इनमें से कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का ना हो। ये सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के एग्जाम्पल हैं। एसिड हमले के शिकार, मस्तिष्क पक्षाघात और दृष्टिबाधित बालक। इसका कुछ देख लो, थोड़ा सा है इसके बारे में। ये रहा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है द राइट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज, द राइट ऑफ RPWD एक्ट। तो द राइट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज एक्ट, ये 2016 का एक्ट है। इससे पहले था पर्सन विद डिसएबिलिटीज यानी PWD एक्ट, अधिनियम था 1995। इसको बदल के ही क्या आया, RPWD एक्ट 2016 आया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो विकलांगता को एक निश्चित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है। ये पूछ सकते हैं कि विकलांगता को किस आधार पर परिभाषित किया गया है, तो विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर। विकलांगता के 21 प्रकार बताए गए हैं। केंद्र सरकार के पास अधिक प्रकार की अक्षमताओं को जोड़ने की शक्ति है, यानी 21 से ज़्यादा भी अक्षमताएं हमारी केंद्र सरकार इसमें क्या कर सकती है, जोड़ सकती है। तो ये किस प्रकार की कौन सी हैं? अंधापन है, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग व्यक्ति जो ठीक हो गया है, श्रवण हानि जिनके सुनने में प्रॉब्लम है, लोकोमोटर विकलांगता, बौनापन, बौद्धिक अक्षमता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मस्तिष्क पक्षाघात, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, भाषण व भाषा विकलांगता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग, मांसपेशीय दुर्विकास, जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियां, विशिष्ट लर्निंग डिसएबिलिटी, बहरेपन सहित कई विकलांगता हो उसके साथ, एसिड अटैक विक्टिम्स हो या फिर पार्किंसंस रोग हो। ये सारे 21 के 21 जो डिसेबिलिटीज़ हैं ये RPWD एक्ट के अंदर शामिल की गई हैं। और ये क्वेश्चन और देख लीजिए, जो स्टीफन हॉकिंस था उन्हें न्यूरॉन मोटर डिजीज़ था, इसको ALS यानी एमीट्रॉफिक स्क्लेरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्डाइक द्वारा दिए गए जो बुद्धि के प्रकार हैं, थार्डाइक नहीं, गार्डनर द्वारा जो बुद्धि के प्रकार दिए गए हैं इनमें से कौन सा नहीं है? तो 4 ऑप्शन थे। एक संगीत संबंधी, एक स्पेशियल जो था SPATIAL स्पेशियल था, एक है अंतर्वैयक्तिक और एक है विश्लेषणात्मक। तो इसमें से जो संगीत संबंधी है, जो स्पेशियल है और जो अंतर्वैयक्तिक है ये तीनों गार्डनर द्वारा दी गई बुद्धि के प्रकार हैं। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, एक 9वीं प्रकार की बुद्धि भी अस्तित्ववादी भी उसमें जोड़ दी गई है। तो इसमें से जो विश्लेषणात्मक बुद्धि है वो गार्डनर ने नहीं दी है। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिकता की मध्यस्थता प्रक्रिया के रूप में देखा है? तो संज्ञानात्मक विकास है उसमें सामाजिकता की मध्यस्थता प्रक्रिया के रूप में किसने देखा है? तो लेग वाइगोस्की है। इनका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हमने पढ़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर है ले वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट है, वह मस्तिष्कीय क्षेत्र जो व्याकरण एवं भाषा उत्पादन का कार्य करता है। तो जो ब्रोका क्षेत्र होता है वही व्याकरण और भाषा उत्पादन का कार्य करता है। एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है। अब सूरज कोई मनुष्य तो है नहीं, लेकिन बच्चा कह रहा है कि सूरज क्रोधित है, यानी उसको जीव के रूप में वो देख रहा है, लिविंग चीज के रूप में देख रहा है, एक निर्जीव चीज को। तो ये क्या है? एनिमिज्म है, यानी जीववाद का उदाहरण है। एक वांछनीय व्यवहार के बाद शिक्षक का बहुत अच्छा कहना क्या है? तो कोई बच्चा कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है, शिक्षक कहता है बहुत अच्छा, तो ये कौन सा पुनर्बलन है? द्वितीयक पुनर्बलन है।
प्रोग्राम लर्निंग इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ, जो प्रोग्राम लर्निंग है वो किसके काम पर आधारित है, BF स्किनर के काम पर। दृष्टि बाधित बालकों हेतु सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण सामग्री कौन सी है, तो जिन्हें आंखों की मतलब कम, जिन्हें दिखाई नहीं देता, तो वो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि जो वो स्पर्श करके चीज़ों को महसूस करते हैं, तो स्पर्शात्मक टेक्टाइल बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था की आयु सीमा क्या है, तो बच्चा जब पैदा होता है तो मुंह से चूस करके क्या है, अपनी खुशी को जाहिर करता है, तो जन्म से 1 वर्ष तक मुख्य अवस्था होती है। बच्चे को टैबुला रसा यानी खाली स्लेट किसने माना है, जॉन लॉक ने। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार जो मूल्य हैं वो किसके अंदर समाहित है, तो जो मूल्य होते हैं ना वो मैक्रो सिस्टम के अंदर आते हैं, वृहत क्षेत्र के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है, देखो यहाँ से इसकी स्टेजेस और देख लीजिए एक बार। जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है ना उसका, फ्रायड का, उसमें जो मुख्य अवस्था होती है ऑरल स्टेज, वो बर्थ से जन्म से 1 साल तक होती है। फिर जो एनल स्टेज होती है वो 1 साल से 3 साल तक होती हैं। जो फेलिक स्टेज होती है वो 3 से 6 साल तक होती है। जो लेटेंसी स्टेज होती है वो 6 से 12 साल तक होती हैं। और जो जेनेशियल स्टेज होती है वो 12 साल से लेकर अडल्टहुड तक होती हैं। इसमें ये लर्न रखना, जो फेलिक स्टेज होती है 3 से 6 साल के अंदर, इसके अंदर ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो बच्चे के अंदर उत्पन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स BOY, तो बॉय में O आता है, तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स बॉय के अंदर आते हैं। और जो इलेक्ट्रा होता है वो गर्ल्स के अंदर। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में जो बॉय होते हैं वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्टिव, उनका अफेक्शन होता है उनके अंदर। बॉयज़ का, लड़कों का सेंस ऑफ अफेक्शन उनकी मदर की ओर होता है, जबकि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लड़कियों के अंदर होता है, जिसमें लड़कियों का सेंस ऑफ अफेक्शन अपने फादर की ओर होता है। और जो लेटेंसी स्टेज होती है 6 से 12 वर्ष तक, यहाँ पे बच्चा जो होता है ना वो स्कूल जाना शुरू कर देता है अपने दोस्तों के साथ, मतलब कि उसे यहाँ पे जो अपोजिट जेंडर होता है ना उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता बच्चे को, वो अपने साथ जो अपना जेंडर है उन्हीं के साथ खेलना पसंद करता है। तो एजुकेशन, स्पोर्ट्स और सोशल एक्टिविटीज़ में बच्चा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, या तो वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता या बहुत कम इंटरेस्ट लेता है अपने अपोजिट जेंडर में, मतलब लड़का लड़कियों की ओर कोई आकर्षण शो नहीं करेगा और लड़कियां लड़कों की ओर। किसमें, लेटेंसी स्टेज में 6 से 12 साल तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अर्जित अभिप्रेरक जो हैं उसके उदाहरण हैं, तो ये 4 ऑप्शन थे, अभिवृत्ति, रुचि, जिज्ञासा और भूख। जो भूख है ना वो अर्जित नहीं है, वो तो जन्मजात होती है, तो भूख अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है, जबकि अभिवृत्ति, रुचि और जिज्ञासा ये सारे अर्जित प्रेरक हैं। शिक्षण का अग्रिम संयोजक प्रतिमान यानी एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग किसने दिया था, तो ए से एडवांस और ए से आसुबेल। तो जो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग था वो डेविड आसुबेल ने दिया था। परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने व निदान के लिए किया जाता है, तो देखो अनुदेशन के दौरान किया जाता है, उसके बाद नहीं, जो लास्ट में किया जाता है उसको समेटिव कहते हैं, और जो अनुदेशन के दौरान किया जाता है उसको क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट है TEACCH कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो TEACCH जो कार्यक्रम है वह ऑटिज्म से पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनके लिए किया जाता है। वर्तमान स्कीम के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया क्या कहलाती है, तो जो स्कीम बच्चे के अंदर है यानी जो उसके अंदर जो ज्ञान का भंडार है उसके द्वारा वो बाहरी दुनिया को समझ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एसिमिलेट कर रहा है, आत्मसातीकरण कर रहा है चीज़ों को। शिक्षक ने रेखा को कहा कि आपने गृह कार्य पूरा नहीं किया, अतः आपको खेल की कक्षा से वंचित किया जाता है, यानी कि हम जो चीज़ उससे चाह रहे हैं उसके लिए किसी चीज़ की कमी की जा रही है, मतलब उसको कहीं से वंचित किया जा रहा है, तो उसको पुनर्बलन तो दिया जा रहा है कि वो अब से आगे से गृह कार्य को पूरा करें, लेकिन
उसकी जो मनपसंद चीज़ है ना उसको खेलने जाना और खेल की कक्षा से हमने उसको वंचित कर दिया, तो उसको पुनर्बलन कैसा दिया, नकारात्मक। प्रयास एवं त्रुटि का जो गौण नियम है वो नहीं है। तो प्रयास एवं त्रुटि का जो अभ्यास का नियम है ना वो मुख्य नियम है। 3 मुख्य नियम होते हैं ना, प्रभाव का नियम जिसके अंदर आता है, अभ्यास का नियम आता है